नमस्कार साथियों, जैसे कि मैंने चुनाव के समय आपसे वादा किया था कि संविधान से संबंधित कुछ वीडियोस मैं आपके बीच लेकर के आऊँगा, क्योंकि आए दिन हम संविधान पर कई ऐसे चर्चे देखते हैं। नेताओं के बीच में, राजनेताओं के बीच ऐसे चर्चे होते हैं, वो कभी संविधान को बदलने की बात करते हैं तो कभी संविधान में संशोधन करने की बात करते हैं। जैसे चुनाव से पहले ही आपने देखा बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने संविधान को बदलने की बात कही थी। उस संविधान को बदलने की बात कही जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में लिखा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, उन्हें संविधान का जननी भी कहा जाता है। तो उस संविधान को बदलने की बात बार बार बीजेपी के नेताओं के द्वारा क्यों किया गया है, उसको समझाने के लिए मैं कुछ एपिसोड्स के तहत ये वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित होने जा रहा हूँ। तो आप इस चैनल के साथ बने रह करके संविधान के उन सारे मुद्दों को आप समझ सकते हैं जिन मुद्दों को बदलने की बात की जाती है। और बीजेपी के ही नेतृत्व में आप देखेंगे तो कई बार भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है। तो क्या संभव है संविधान में परिवर्तन करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना? तो इन सब मुद्दों को समझने के लिए हम आपके बीच वीडियोस लेकर के आएंगे। लेकिन आज मैं एक बेसिक जानकारी दूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। वो कैसे संविधान सभा के लिए चुने गए थे और क्या उन्होंने संविधान के लिए काम किया और उन्हें क्यों संविधान सभा का जनक कहा जाता है। कई जो हैं डॉक्टर भीमराव के विरोधी या फिर जो आरक्षण विरोधी, वो डॉक्टर भीमराव के योगदान को जो है नकारने के लिए संविधान को बदलने की बात कहते हैं, संविधान को ख़त्म करने की बात कहते हैं। और यहाँ तक कि उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत भी होती है और जय भीम के नारे लगाने वालों से भी वो नफरत करते हैं। तो क्या है संविधान और कैसे संविधान को बनाया गया है, उसे समझने के लिए उसे समझाने के लिए मैं आपके बीच ये वीडियोस लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो देखिए, संविधान जो है, भारत का जो संविधान है, उसे लंबे समय के बाद बनाया गया था। 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय लगा था उसे बनाने के लिए। और जब उसे बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। उस संविधान सभा में 389 सदस्य शामिल हुआ करते थे। और आपको ये भी ध्यान रखना है, इस 389 सदस्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सदस्य हुआ करते थे। और इस संविधान सभा में जितने भी सदस्य शामिल थे, 389 सदस्य, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक सदस्य का चुनाव 10 लाख की आबादी पर हुआ था। मतलब कि 10 लाख का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य संविधान सभा में भेजा गया था। और उसी संविधान सभा के एक सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कैसे शामिल हुए, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। अधिकांश लोगों को इस बारे में भी नहीं पता होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा योगदान दिया है संविधान को बनाने के लिए और क्या है उनका अहम योगदान, उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप इस वीडियो में ये समझ लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए कैसे चुने गए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में शामिल होने के लिए बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं सबसे पहले, लेकिन बॉम्बे से वो चुनाव हार जाते हैं। और उसके बाद ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग के सपोर्ट से वो बंगाल से चुनाव जीत जाते हैं और बंगाल से चुनाव जीत जाते हैं और वो संविधान सभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि सन 1947 में भारत का विभाजन हो गया था। सन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान नाम का देश बना। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान नाम का देश बना था। तो ये पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। ये उस समय का पश्चिमी पाकिस्तान था। और ये जो वर्तमान का बांग्लादेश वाला क्षेत्र देखते हैं, ये भी जो है पाकिस्तान को दिया गया था। और ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे। चुनाव उन्होंने लड़ा था और जीत गए थे। लेकिन 1947 का समय आया और भारत का जब विभाजन हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस क्षेत्र से चुनाव जीते थे, बंगाल के जैसुर कुलना वाले क्षेत्र से, वो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान के पास चला गया, मतलब पाकिस्तान के पास चला गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सीट था वो खाली हो गया। मतलब कि वो संविधान सभा से अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि उनका जो सीट था वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। तो इस प्रकार से उनकी सीट खाली हो गई थी, संविधान सभा से वो हट गए थे। लेकिन आपको यहाँ पर ये थोड़ी बात आपको ध्यान रखनी है। एक व्यक्ति हुए हैं BN राव करके, BN राव करके, इनका पूरा नाम सर बेनेगल नरसिंह राव था।
और ये उस समय के ICS अधिकारी हुआ करते थे, इंडियन सिविल सर्विस के एक अधिकारी थे, जिन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए अपना योगदान दिया था। और ये भारतीय संविधान के सलाहकार भी थे, संवैधानिक सलाहकार भी थे BN राव। तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसी संवैधानिक सलाहकार BN राव की कहने से ही बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। तो कैसे संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था, इस पर आपको यहाँ पर मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक बात समझ लेनी है कि जब बंगाल वाला क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जयसुर कुलना वाला क्षेत्र, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सीट थी संविधान सभा के लिए वो खाली हो गई। अब यहाँ पर जब संविधान सभा के द्वारा जब संविधान बनाने की बात आई तो कहा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सीट तो खाली हो गई पूर्वी पाकिस्तान में चले जाने की वजह से, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहना ज़रूरी था संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए। और BN राव भी बार बार कह रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर संविधान सभा में नहीं होंगे तो उनके बिना भारत का संविधान नहीं बन पाएगा और एक अच्छा संविधान नहीं बन पाएगा, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा जानकार, पढ़े लिखे अगर कोई व्यक्ति और कानून के जानकार, सब चीज़ों के जो जानकार हुआ करते थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। तो उनकी उपस्थिति संविधान सभा में हो, इसलिए BN राव ने, ध्यान रखिएगा, सर बेनेगल नरसिंह राव ने बॉम्बे के उस समय के प्रधानमंत्री BG खेर से वहाँ के एक व्यक्ति MR जयकर अली की सीट को खाली करवाते हैं। MR जयकर अली जो कि संविधान सभा के लिए चुने गए थे, तो इनकी सीट को खाली करवाते हैं और इनकी सीट से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाद में बॉम्बे से, BN राव के कहने पर बॉम्बे से जो है उनको संविधान सभा में भेजा गया था। तो इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। पहले कहाँ से चुने गए? बॉम्बे से। बॉम्बे से मतलब चुनाव हार गए थे संविधान सभा के लिए। फिर वो मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव जीते थे, लेकिन ये वाला क्षेत्र जो था बंगाल का जयसुर कुलना वाला क्षेत्र, वो पूर्वी पाकिस्तान के पास चला गया था। इस वजह से उनकी सीट खाली हो गई और फिर बाद में BN राव के कहने पर उन्हें बॉम्बे से जो है संविधान सभा का सदस्य चुना गया था, संविधान सभा का सदस्य चुना गया था। तो इन्होंने क्या काम किया था? तो जैसे कि आपको अगर पता होगा संविधान के बारे में, तो ये जो BN राव हैं, इन्होंने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। आपको ध्यान रखना है, प्रारूप तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए प्रारूप बनाया गया था और उस प्रारूप को तैयार किया था BN राव ने। डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बनाया था प्रारूप, ध्यान रखिएगा। BN राव जो कि उस समय के संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने ही भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था और फिर एक समिति बनाई गई थी उस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए, जिस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंप दी गई थी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि भारतीय संविधान का एक प्रारूप जिसे BN राव ने तैयार किया था और उस पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो ये जो प्रारूप समिति बनी थी संविधान सभा को बनाने के लिए, वो एक प्रमुख समिति हुआ करती थी उस समय। उस समय लगभग संविधान बनाने के लिए 22 समितियां बनाई गई थी और उनमें से एक प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो इस प्रकार से प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की और फिर उन्हीं के नेतृत्व में लगभग भारत का संविधान बनाया गया था। और भारत के संविधान को बनाते समय जो आर्टिकल 32 जोड़ा गया था, अनुच्छेद 32 जो संविधान में जोड़ा गया था, और इसी अनुच्छेद 32 के तहत आप अपने अधिकारों की मांग के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं। आपके अपने अधिकारों का अगर किसी प्रकार से हनन हो जाता है और वो हनन चाहे सरकार भी करती हो, तो उसके लागू के लिए, उसके अपने अधिकारों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। और जैसे आपको अगर मैं बता दूं बीच बीच में, तो भारत का संविधान बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था और 60 देशों का संविधान के अध्ययन के पश्चात ही जो है भारत के संविधान को तैयार किया गया था। और कई देशों से जो है हमने अपने संविधान के भीतर
दूसरे देशों के संविधान के प्रावधान लिए। इसी वजह से भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है, उधार का थैला कहा जाता है। अब यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया है, उन्होंने तो दूसरे देश के संविधान से जो है प्रावधान लिए हैं, दूसरे देश के संविधान से प्रावधान चुराए हैं, दूसरे देश के संविधान को पढ़ करके हमारे अपने देश का संविधान बनाया है। तो उनसे मेरा एक सवाल है कि दूसरे देशों के संविधानों का अध्ययन करके हमने अपना संविधान बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। उस समय भारत आज़ाद हो रहा था, 1947 का समय था, अंग्रेजों के जाने का समय था। भारत को चलाने के लिए भारत के पास अपना एक संविधान नहीं था, अपना एक कानून नहीं था। तो उस समय आनन फानन का भी समय था और जल्दी से जल्दी भारत के संविधान को तैयार भी करना था। तो भारत के संविधान को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए हमने दूसरे देशों के संविधानों का अध्ययन करना शुरू किया और जो चीज़ें हमारे अपने देश के लिए सुइटेबल लगी उन्हें हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो इसमें कोई भी गलत नहीं था, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। अब जैसे कि लोग बोलते हैं कि हमने दूसरे देश के संविधान के प्रावधान लिए, तो उनसे मेरा एक सवाल है, भाई अपने देश में नागरिक हैं और नागरिकों को अधिकार चाहिए और वही अधिकार दूसरे देश ने दे करके रखे हैं, तो उसी प्रावधान को हमारे अपने देश के संविधान में शामिल करने में क्या गलत है? दूसरे देश के नागरिकों को वहाँ के संविधान ने अधिकार दिए हैं, वही अधिकार देना है हमारे अपने देश के संविधान, हमारे अपने देश के नागरिकों को संविधान के तहत। तो हमने भी उसी प्रकार के अधिकारों को हमारे अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो ये गलत कहाँ से हुआ? अब इसी प्रकार से आप देखेंगे, अगर देश में किसी प्रकार की गड़बड़ियाँ हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, दूसरे देश भारत पर आक्रमण कर दे, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि स्थिति खराब हो जाएगी देश की। तो उस स्थिति में आपातकाल लगाने का समय आएगा। तो दूसरे देश के संविधान को जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी इस प्रकार की अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो वो भी आपातकाल लगाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे अपने देश में भी आपातकाल लगाने का प्रावधान हो, ऐसा प्रावधान हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो इसमें क्या गलत हुआ? तो इस प्रकार से हमने अपने देश के संविधान को बनाते समय दूसरे देश के संविधान का अध्ययन किया और वहाँ से मुख्य मुख्य चीज़ों को उठा करके हमने अपने देश के संविधान में शामिल कर लिया। इसके बाद भी अगर लोग डॉक्टर भीमराव के द्वारा बनाए संविधान का आदर नहीं करते हैं, उसको बदलने की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका श्रेय देने की बात नहीं करते हैं, तो उनसे मेरा एक सवाल है या उनसे एक काम है कि संविधान में संशोधन का भी प्रावधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दे रखा है। आप जैसे आप देखेंगे अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं, समय समय पर संविधान में संशोधन भी किए गए हैं, बदलाव भी किए गए हैं। तो अगर आपको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में भरोसा नहीं है और आपको ये संविधान अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने अनुसार उस संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये आपके पास वो प्रावधान भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दे रखा है। तो उसके बाद आप इनको जो है गाली देते हैं तो वो उचित नहीं है। और जैसे जैसे हम आगे कई वीडियोस में चर्चा करेंगे कि कैसे संविधान को बनाया गया, क्या क्या दिक्कतें आई, किस देश से हमने कौन से देश का प्रावधान लिया, किस देश के संविधान से हमने कौन सा प्रावधान लिया है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। और जैसे कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में बदलाव करना है, संविधान को बदलना है, एक नया संविधान फिर से लिखना है, तो ये कैसे वो कह लेते हैं और क्या ये संभव है? इन चीज़ों को भी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, क्योंकि संविधान को बदलना या फिर से लिखना, एक दूसरा संविधान अपनाना इतना जल्दी संभव नहीं है। कोई भी देश इस प्रकार का काम एकदम से हड़बड़ी में नहीं ले सकता है और भारत का संविधान इतना बेहतरीन लिखा गया है कि इसके जगह पर दूसरा संविधान अपनाने की ज़रूरत है ही नहीं। और जैसे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आती है तो हिंदू राष्ट्र एक मानसिक कल्पना हो सकती है बीजेपी के नेताओं की और जो धर्म विरोधी लोग हैं उनकी, ये संभव नहीं है। वास्तव में इसे ज़मीनी हकीकत में उतारना इतना संभव नहीं है। इसके लिए पूरा का पूरा संविधान ही बदलना पड़ेगा। इसके लिए संविधान में संशोधन करके भी आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। वैसा क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है या जिसे धर्म निरपेक्षता शब्द कहा जाता है, और ये शब्द आपको मिलेगा संविधान की प्रस्तावना में, और ये जोड़ा गया है 1942 में। इंदिरा गांधी सरकार हुआ करती थी, संविधान में संशोधन करके ये वाला प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो ये शब्द के बदौलत ही कहा जाता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ऐसे आपको कई प्रावधान और कई अनुच्छेद मिलेंगे जो पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। केवल इस शब्द को हटा देने से, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जो प्रस्तावना में है, केवल इस शब्द को हटा देने से ही भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। भारत के कई प्रावधान है संविधान के भीतर जो धर्मनिरपेक्षता की बात कहते हैं। आप अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धार्मिक आज़ादी या धर्म की स्वतंत्रता की जो बात कही गई है, मौलिक अधिकारों के तहत धर्म की आज़ादी का प्रावधान दिया गया है, तो उसमें भी इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करना एक ही वीडियो पर संभव नहीं है, तो छोटे छोटे वीडियोस 5-5, 10-10, 15 मिनट के वीडियोस लेकर के मैं आपके बीच डेली उपस्थित हूँगा। आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो पटले सर क्लासेस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पुष्पेंद्र पटले फेसबुक चैनल को आप फॉलो कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।